आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का मुसव्वदा किया गया जारी। इलेक्शन कमीशन ने दावे और एतराज़ात दाखिल 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक के लिए दिया गया वक्त। खत्म मार्च को की जाएगी जारी। जेएनयू ने पीएम मोदी और मरकजी वजीर अमित शाह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारों पर की एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त। बीजेपी ने कहा, जेएनयू में मुल्क दुश्मन ताकतें कर रही हैं हिंदुस्तान की तौहीन। तमिलनाडु में स्टालिन हुकूमत को बड़ा धचका। मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुप्राण कुंदरम पहाड़ी पर काटती गई दीपम की रोशनी करने का दिया हुक्म। बीजेपी ने फैसले का किया खैर मकदम। कहा, अकीदतमंदों को मिला इंसाफ। श्री अकाल तख्त साहब ने वजीर आला भगवंत मान को सिखों के बारे में उनके मुतनाज़े बयान पर किया तलब। 15 जनवरी को पेश होने का दिया हुक्म। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम का सिलसिला जारी। एक और हिंदू ताजिर को बेदर्दी से किया गया कत्ल। एक बेवा को बनाया गया इज्तिमाई ज्यादती का निशाना। और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दावे और एतराज़ात दाखिल करने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का वक्त दिया है। हतमी वोटर लिस्ट 6 मार्च को की जाएगी जारी। और वाज़ेह रहे कि एसआईआर के अमल के दौरान रियासत में कई करोड़ वोटर की जांच नहीं हो सकी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की इशाअत के बाद भी वोटरों को इंतखाबी फहरिस्त में अपना नाम शामिल करने का मौका मिलेगा। वोटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा फॉर्म को भर करके नामों की शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 जनवरी को वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी का आगाज हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऐसे वोटरों को जिनकी जांच नहीं हो सकी नोटिस जारी करेगा। असला में छूट गए वोटरों की असली तादाद का पता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की इशाअत के बाद ही हो सकेगा। पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12 करोड़ 55 लाख। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है। मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे। कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70%। मोदी और मरकजी वजीर अमित शाह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारों पर एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि पीर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात के पीछे बड़ी साजिश से मुताल्लिक़ केस में यूएपीए के तहत मुल्ज़िम उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जेएनयू में बाएं बाजू के हिमायत याफ्ता तलबा तंजीमों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने दोनों रहनुमाओं के खिलाफ कई काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। जेएनयू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुबैना मुतनाज़े नारों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का दफ्तर बन गया है। राहुल गांधी जैसे मुल्क दुश्मन जहनियत रखने वाले लोग, चाहे वो आरजेडी, टीएमसी या बाएं बाजू की जमातों से हों, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, ये 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है।
21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने जेएनयू में मुबैना तौर पर मुतनाज़े नारेबाजी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग हिंदुस्तान मुखालिफ शहरी नक्सलाइट गैंग के रुकन हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को हिंदुस्तान की कौमी सलामती से बालातर रखते हैं। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया, और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं। कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है, जो हमेशा उमर शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच ने कार्तिकेय दीपम केस में एक जज के हुक्मनामे को बरकरार रखा है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि नज़्म ज़ब्त और अमन व अमान से मुताल्लिक़ मसाइल के लिए हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है। बेंच ने जोर दिया कि हुकूमत को अपने फैसलों की बुनियाद सियासी बुनियादों पर नहीं करनी चाहिए। मज़ीद बरां अदालत ने नोट किया कि दीपथुन इस ज़मीन पर वाक़ है जो देवस्थानम की जायदाद से ताल्लुक़ रखती है। अदालत ने स्टालिन हुकूमत को नसीहत करते हुए कहा किसी भी तनाज़े को हल करते वक्त गैर जानिबदारी ज़रूरी है। अमन व अमान को मुतासिर करने वाले मामलात में हुकूमत एक अहम किरदार अदा करती है और इसे सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। सिंगल जज के साबिका हुक्म को बरकरार रखते हुए अदालत ने इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में मुतनब्बी किया। The Honorable Division Bench has said that the lighting of lamp is a must and it has to be lit at the top of the Tripuragundaram hill. And they have said the HRNC authorities and the temple administration are duty bound to light the lamp. That is what the Honorable Division Bench has held in the first line. And then they have also said that the lighting of lamp should be done by the Devasthanam or the temple authorities alone, and no public should be allowed. That is the main thing that I have recorded. And further, the court have come down heavily on the government, and they have said, as after the order of the learned single judge have been passed, the act that has happened, it seemed to be mischievous. If the stand of the government that there could be a law and order problem be true, then it is obviously either a failure on the part of the state to maintain its law and order, or for the deliberate purpose for the state has taken a stand to support one religion. We are awaiting for the copy of the judgment. बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने तिरुप्राण कुंदरम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम की रोशनी करने की इजाज़त देने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा हाई कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आइन के खिलाफ हैं। अब डीएमके का दोहरा मेयार बेनकाब हो गया है। संविधान विरोधी, हिंदू विरोधी गैंग के मुंह पर तमाचा पड़ा है। मद्रास में हाई कोर्ट ने जो कार्तिकेय दीपम केस में हिंदुओं के अधिकार के लिए एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है, सिंगल जज के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, डीएमके की सरकार को फटकार लगाई है। एक तरफ हिंदू को तो कोई अपनी आस्था के हिसाब से दीपक लगाने का कोई अधिकार नहीं दिया, परंतु दूसरी तरफ दरगाह को पूरा अधिकार मिला, और ये डबल स्टैंडर्ड्स डीएमके की चरित्र को दर्शाता है। और आज हिंदू आस्था के लिए जो जीत हुई है, ये करारा तमाचा है। सत्यमेव जयते। और अकाल तख्त के छेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को सिख मर्यादा प्राण के मुतनाज़े रिमार्क्स पर तलब किया। अकाल तख्त साहिब सेक्रेटरीट ने पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को हिदायत दी है कि वो 15 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे सेक्रेटरीट के सामने पेश हों। वजीर आला भगवंत मान ने समन के जवाब में सोशल मीडिया पर लिखा कि वो अकाल तख्त साहिब के हुक्म का मुकम्मल एहतराम करते हैं और नंगे पांव अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होंगे। अकाल तख्त साहिब ने कहा कि वजीर आला मान के कुछ बयानात और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो सिख
मर्यादा, गुरुजी की रिवायात और पंथक इदारों के वक़ार के खिलाफ है। अकाल तख्त ने वज़ीर आला को ख़ास तौर पर दसवंध गुरु और गुरु की गोलक और सिख राहत मर्यादा प्राण के मुतनाज़ तबसरों की वजह से तलब करने का फैसला किया। वज़ीर आला मान के अल्फाज और तर्ज अमल से सिख बिरादरी में शदीद नाराज़गी है। लोगों का कहना है कि वज़ीर आला के ओहदे के वक़ार के पेश नज़र मजहबी जज्बात को मजरूह करना काबिल कबूल नहीं है। पंथक रवायतां दे मुताबिक ਇਹਦੇ ਤੇ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि असीं गुरु साहब की बेअदबी, अपने शहीदां की बेअदबी ये सहन नहीं कर सकते। इस करके असीं फैसला किया, क्योंकि ये अकाल तख्त साहब नूं चुनौती दे रहा, रहत मर्यादा नूं चुनौती दे रहा। इहदियां वीडियो इदां दी घुम रही आ। कोई आम बंदा सहज सुभाए गल कह रहा होवे तो कोई बंदा उन्होंने इग्नोर कर सकता भी कोई, पर एक मुख मंत्री स्टेट का वो वार वार अकाल तख्त साहब नूं चैलेंज करे, ओदी मर्यादा नूं चैलेंज करे और वो राज सत्ता की हैंकड़ दे विच कर रहा भी मैं राज सत्ता ते बैठा, मैं कुछ भी कर लूंगा। अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा नूं कायम रखना साडा फर्ज आ, उहनूं कायम रखांगे। इहदे लई असीं फैसला कीता। वहीं बीजेपी के तर्जुमान आरपी सिंह ने कहा कि पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से तलब किया जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये श्री अकाल तख्त साहिब की बालादस्ती और सिखों की मर्यादा के उसूलों की तौहीन का गैर मामूली इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा, एक वजीर आला जो मजहब का मजाक उड़ाता है, सिख इदारों को नुकसान पहुंचाता है और फिर अपने आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है, वो पंजाब पर हुकूमत करने के लिए नाअहल है। और अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जयपुर में मुनक्किद हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने समिट से खिताब किया। उन्होंने पीएम मोदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मरकजी हुकूमत के विजन को शेयर किया। मरकजी वजीर ने कहा कि एआई मिशन टेक्नोलॉजी तक रसाई को यकीनी बनाने, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को तरक्की देने और आत्मनिर्भर भारत के अहदाफ को हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एआई को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सकें। इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर एआई मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में एआई मिशन की रचना की थी। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइजेशन विजन के तहत मुल्क में 38,000 GPUs की एक मुश्तरका एआई कंप्यूट सहूलत शुरू की गई है, जिससे तलबा, स्टार्टअप्स और मुहक्किकीन को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। एआई का जो GPU होता है बहुत महंगा होता है, हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं है। अगर पश्चिमी देशों के तर्ज पर हम देखें तो वहाँ पे बड़ी कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है, जो कि $3.5 $4 पर आवर एआई कंप्यूट की फैसिलिटी लोगों को किराए पे देते हैं। मोदी जी ने इसके विपरीत एक नई धारणा दी कि जन जन को ये कंप्यूट की सुविधा मिले, सबको सस्ते में ये कंप्यूट की सुविधा मिले, और विशेषकर जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान हैं और जो हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उन सबको बहुत कम दाम में अच्छी क्वालिटी की कंप्यूट फैसिलिटी मिले। इसीलिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के तहत 38,000 GPU की सुविधा आज देश में सभी को उपलब्ध है। और आइए अब बात करते हैं प्रगति यानी मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की।
जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो मुल्क के सबसे ज्यादा अहमियत वाले रेल प्रोजेक्टों में से एक है, आज एक हकीकत बन गया है। तकरीबन 30 साल की मंसूबाबंदी और तामीर के बाद रेल लाइन अब मुकम्मल तौर पर काम कर रही है। पीएम प्रगति के तहत मुकम्मल होने वाले इस प्रोजेक्ट ने वादी कश्मीर को एक रेल नेटवर्क के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से बराह रास्त जोड़ा है। ये इक़दाम स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी दोनों नुक्ता नज़र से अहम समझा जाता है। तकरीबन 272 किलोमीटर तवील रेल कॉरिडोर, जिसे 1990 की दहाई के आखिर में मंजूर किया गया था, दुनिया के कुछ मुश्किल तरीन पहाड़ी खित्तों के जरिए बनाया गया है। हिमालय की नाहमवार ढलानों से लेकर गहरी नदी की वादियों तक फैली हुई रेलवे लाइन 36 सुरंगों से होकर गुजरती है। 119 किलोमीटर से ज्यादा की कुल लंबाई के साथ इसके रास्ते में 943 पुल बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को जदीद हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी और काबिल जिक्र कामयाबियों में से एक समझा जाता है। लेकिन इस मंसूबे का रास्ता आसान नहीं रहा। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर काम 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन मुश्किल जोग्राफियाई हालात, जमीन के हुसूल में रुकावटों की वजह से इसमें रुकावट पैदा हुई थी। जंगलात की मंजूरी और सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजों की वजह से इसकी तरक्की तकरीबन 25 साल तक सुस्त रही। लेकिन प्रगति मीटिंग से तस्वीर अब बदल गई। प्रगति के तहत प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद जरूरी मंजूरियां तेजी से दी गईं और मरबूत कार्रवाई के जरिए बड़ी रुकावटों को दूर कर दिया गया। इसी के नतीजे में यह मंसूबा अब मुकम्मल हुआ है और वादी कश्मीर से रेल राब्ता बहाल हो गया है। इस अजीमुशान मंसूबे पर मरहलेवार काम किया गया है। बानिहाल और कटरा के दरमियान सबसे अहम लिंक हाल ही में मुकम्मल हुआ और 2025 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया। इसके साथ ही पूरी रेलवे लाइन मुकम्मल तौर पर फाल हो गई और वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने का ख्वाब हकीकत बन गया। जो हमारे प्रोजेक्ट थे, इसमें तेजी लाने के लिए पीएम ऑफिस की तरफ से गति शक्ति यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया। गति शक्ति यूनिट्स जो है एक स्पेशल यूनिट्स है जो कि रेलवे में इसी प्रोसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डेवलपमेंट का हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एम है उसको पूरा करने के लिए ये इसको गति शक्ति यूनिट्स को लॉन्च किया गया था और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिले हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी सपनों की बात लगती थी, हकीकत में वो रिजल्ट्स उसके दिखने लगे हैं। एक तकनीकी मुआवजा होने के अलावा ये रेल लिंक हिकमत अमली और समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से भी काफ़ी अहम है। भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का शिकार इलाके में ये मंसूबा साल भर बिला तातुल राब्ते को यकीनी बनाता है। इससे सफ़र का वक्त भी कम हो जाता है और दिफाई अफवाज की नकलो हरकत मजीद मजबूत होती हैं। इससे कश्मीर में सियाहत और तिजारत को भी फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। जो ये रेल सर्विस यहाँ शुरू हो गई J&K में, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि दूर दराज इलाकों के से जो लोग आते हैं उनको बहुत दुश्वारियाँ होती थी रोड में, और इस रेल से सब एक को फ़ायदा हुआ है। जो हमारा मौसम यहाँ जम्मू कश्मीर का है, खासकर कश्मीर का है, इसमें 6 महीने हमारा रास्ता ही बंद रहता है, एयर ट्रैफिक बंद रहता है, और उस हिसाब से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है। ट्रेन से बहुत फ़ायदा मिल गया। ये टाइम विंटर का है, यहाँ इस टाइम फ्लाइट भी कैंसिल होता है, तो ट्रेन के वजह से इस बार हमें वो चीज़ नहीं देखना पड़ा है। इस साल हमने ट्रेन के जाने से बहुत फ़ायदा मिला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी को कौमी मफाद में ज़ेरे इल्तिवा मंसूबों को मुकम्मल करने के हिंदुस्तान के अज़्म का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट पीएम प्रगति मिशन के तहत विजन और बरवक्त अमल आवरी की मिसाल देता है। इस तारीखी प्रोजेक्ट की तकमील के साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक अब सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि मौक़े, इंज़माम और तरक्की का एक पुल बन गया है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लिए तरक्की और एतमाद की अलामत बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें, DD न्यूज़।
तो ये थी बात प्रगति यानी तेज रफ्तार तरक्की की। आइए आगे बढ़ते हैं। शुमाल मशरक़ी भारत में शदीद सर्दी, कोहरा और सर्द लहर बरकरार है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कल हुई हल्की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में महसूस किया जा रहा है। बर्फीली हवा ने सर्दी में इजाफा किया है और सुबह के वक्त हद-ए-निगाह कम होने की वजह से सड़क और रेल ट्रैफिक भी मुतासिर है। शदीद सर्दी और सर्द लहर के बाइस कई रियासतों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। झारखंड में 12वीं जमात तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद करने का ऐलान किया गया है। त्रिपुरा में छठी से 12वीं जमात तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में 20 अजला में अलग अलग वक्त के लिए स्कूल 12 जनवरी तक बंद रखे गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, असम, मेघालय समेत शुमाल मगरबी, वस्ती, मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी भारत में सुबह के वक्त घनी धुंध छाए रहने का इम्कान है। इसके साथ ही मशरक़ी मगरबी राजस्थान, सब हिमालयाई मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ इलाकों में दिन सर्द रहने का इम्कान है, जबकि अगले चंद दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों, मशरक़ी मगरबी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सर्द लहर का इम्कान है। साथ ही कम से कम दर्जा हरारत में चंद रोज तक कमी का इम्कान है। दिल्ली और शुमाली भारत में घने कोहरे की वजह से मुतादिद परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी के सबब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तकलीफ से बचने के लिए दिल्ली बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, जहां मौसम सरमा के मुसाफिर आसानी से हकीकी वक्त पर परवाज़ की मालूमात हासिल कर सकते हैं। कोहरे से मुतासिर होने वाली परवाज़ें रियल टाइम परवाज़ की मालूमात दस्तयाब रहेगी और हवाई मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले परवाज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल की जांच कर लें। और सियाहती शहर मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में पीर के रोज़ बर्फबारी शुरू हुई, जिससे सयाहों में जोशो खरोश का माहौल पैदा हो गया। मनाली शहर और आसपास के इलाकों में हल्की धूप के दरमियान बादल छाए रहे। अटल टनल का दौरा करने वाले सयाहों का कहना था कि वो मनाली में बर्फबारी की तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन रोहतांग टनल में अचानक बर्फबारी को देखकर खुशी हुई। अटल टनल से जैसे ही निकले वहाँ पे हैवी स्नोफॉल था और स्नोफॉल के बच्चों ने बहुत एंजॉय लिया और बहुत बच्चों ने वहाँ से चाय पी, खाना खाया और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बस ठंड में ये लग रहा था कि बस चाय हाथ में रहे और हम पीते ही रहें बस। अटल टनल से निकले थे जब वहाँ पे बर्फ थी, तो हम अटल टनल से वापस आए थे जब रोहतांग के अटल टनल पे, वहाँ पे बहुत हमें स्नोफॉल दिखी और हमने चाय पी। हम अटल टनल पे गए और अटल टनल से ऊपर गए, वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था। तो वापस हम आए अटल टनल पे तो वहाँ खूब स्नोफॉल हो रहा था और अब जब नीचे आए तो वहाँ पर इतना स्नोफॉल नहीं था, हल्के बादल थे और धूप निकली हुई थी। और गैर मुल्की खबरों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम का सिलसिला जारी है। छेनिदा में एक हिंदू खातून के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी की गई। खातून ने 2 मर्दों और 2 खवातीन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुतासिरा के मुताबिक उसे दरख्त से बांधकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाल काट दिए गए और ज्यादती की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। मुतासिरा के मुताबिक एक नौजवान उसे गुज़िश्ता 2 सालों से हरासा कर रहा है और रकम का मुतालबा कर रहा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू ताजिर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जयसूर में कई बदमाशों ने सरेआम ताजिर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त राना कांति बैरागी के नाम से हुई है। उनकी एक बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री थी। राना प्रताप ट्रेल में रोज़नामा बीडी खबर के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी थे। मुकामी लोगों के मुताबिक शाम देर गए कई बदमाश जाए वक़ू पर पहुंचे और राना कांति पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।